हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कक्षा 11 सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज मैं आपको इस वीडियो में संस्कृत खंड के अंतर्गत वंदना शीर्षक या वंदना पाठ के श्लोकों का हिंदी अनुवाद पढ़ाऊंगी। तो आप सभी बच्चे जिनके पास हिंदी की पुस्तक है वो सभी बच्चे संस्कृत खंड में संकलित वंदना नामक शीर्षक को निकालकर उसके श्लोकों का हिंदी अनुवाद मेरे साथ पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो पहला श्लोक है वो इस प्रकार है। विश्वानि देव सवितः दुरतानि पराशुः यद भद्रम तन्न आसुः। सबसे पहले बच्चों हम लोग कठिन शब्दार्थ जान लेते हैं। विश्वानि माने होता है संपूर्ण, देव माने देव, सविता माने सूर्य, दुर्तानि माने होता है पापों को, परासु माने दूर कीजिए या नाश कीजिए, यद माने जो, भद्रम माने कल्याणकारी हो, तद माने उसे, ना माने हमें, आसु माने प्रदान कीजिए। अब बच्चों पूरे श्लोक का हिंदी अनुवाद जानते हैं। विश्वानि देव सवितः दुरतानि परासुः। हे सूर्य देव, आप हमारे संपूर्ण पापों को दूर कीजिए। यद भद्रम, यद माने जो, भद्रम माने कल्याणकारी हो, और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान कीजिए। बच्चों, फर्स्ट ईयर में परीक्षा के दौरान श्लोकों का जो हिंदी अनुवाद आता है उसके निर्धारित अंक 7 हैं। तो आप श्लोक का हिंदी अनुवाद बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आज मैं आपको HW में यही कार्य दूंगी पढ़ाने के उपरांत कि आपको जितने भी मैं श्लोक वंदना शीर्षक के अंतर्गत पढ़ा रही हूँ उन सभी का आपको हिंदी अनुवाद अपनी HW की कॉपी पे करना है। तो पहले श्लोक का हिंदी अनुवाद क्या बताया मैंने। विश्वानि माने संपूर्ण, देव माने देव, सविता माने सूर्य, दुर्तानि माने पापों को, परासु माने दूर कीजिए, यद माने जो, भद्रम माने कल्याणकारी हो, तद माने वह, ना माने हमें, आसु माने प्रदान कीजिए। हे सूर्य देव, आप हमारे समस्त पापों को दूर कीजिए। यद भद्रम, जो कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान कीजिए। आ गया होगा बच्चों समझ में। इसके बाद आते हैं श्लोक संख्या 2 पर। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भूजिथा मा गृधा कश्चित् धनम। सबसे पहले बच्चों हम इसका हिंदी जो कठिन शब्दार्थ है उनका हिंदी अर्थ जान लेते हैं। ईशावास्यमिदं, ईशावास्यमिदं माने ईश्वर से व्याप्त है, सर्वम माने सब, यत माने जो, किंच माने कुछ, जगत्याम माने जगत में, जगत्याम माने विद्यमान है, जगत माने संसार में। तो कैसे इसका आप जो है हिंदी अनुवाद निकालेंगे। यत किंच, जो कुछ संसार में विद्यमान है वह सभी ईश्वर से व्याप्त है। ब्रैकेट में लिखेंगे इसलिए। तेन त्यक्तेन भूजिथा, तेन माने उसका, त्यक्तेन माने त्याग पूर्वक, भूजिथा माने भोग करो, मां गृधा, गृधा माने होता है लोभ या लालच, मां गृधा लालच मत करो, कश्चित् धनम, कश्चित् माने किसका, धनम माने धन, धन किसका है अर्थात किसी का नहीं है। फिर से पुनः एक बार आप लोग देख लीजिए इसका हिंदी अनुवाद। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भूजिथा मा गृधा कश्चित् धनम। ईशावास्यमिदं का हिंदी अर्थ मैंने क्या बताया। ईश्वर से व्याप्त है, सर्वम माने सब, यत माने जो, किंच माने कुछ, जगत्याम माने विद्यमान है, जगत माने संसार। तो आप पीछे से उठाएंगे। संसार में जो कुछ विद्यमान है वह सभी ईश्वर से व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भूजिथा, इसलिए त्याग पूर्वक उनका भोग करो, मां गृधा, लोभ मत करो, कश्चित् धनम, धन
किसका है अर्थात किसी का नहीं है। आ गया होगा बच्चों समझ में। अब हम आते हैं तीसरे श्लोक पर। सह नाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। सह माने साथ साथ, ना माने हमारी, अवतु माने रक्षा करें, सह माने साथ साथ, नौ माने हमारी, भुनक्तु माने होता है पालन करें। सह माने साथ साथ, वीर्यम माने पराक्रम पूर्ण, करवावहै माने कार्य करें, तेजस्वी माने तेजस्वी हो, नावधीतमस्तु माने अध्ययन में, मां विद्विषावहै माने होता है द्वेष ना हो, मां माने मत हो, विद्विषावहै माने द्वेष ना हो। तो इसको आप कैसे स्टार्टिंग करेंगे, लिखेंगे। एक शिष्य ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, आप हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य की, इतने को आप किस पे लिखेंगे, ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, लिखेंगे सह नाववतु साथ साथ रक्षा करें, सहनो भुनक्तु साथ साथ पालन करें या पोषण करें, सह वीर्यम करवावहै हम दोनों साथ साथ पराक्रम पूर्ण कार्य करें, तेजस्वी नावधीतमस्तु हम दोनों अध्ययन में तेजस्वी हो, मां विद्विषावहै हम दोनों में द्वेष ना हो। पुनः बच्चों एक बार इसका हिंदी अनुवाद देख लीजिए श्लोक का। एक शिष्य ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, आप हम दोनों की अर्थात गुरु और शिष्य की क्या करें, सहनाववतु साथ साथ रक्षा करें, सहनो भुनक्तु साथ साथ पालन करें, सहवीर्यम करवावहै हम साथ साथ पराक्रम पूर्ण कार्य करें, तेजस्वी नावधीतमस्तु हम दोनों अध्ययन में तेजस्वी हों, मां विद्विषावहै हम दोनों में द्वेष ना हो। बच्चों मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं श्लोक संख्या 4 पर। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत। उत्तिष्ठत माने उठो, जागृत माने जागो, प्राप्य माने प्राप्त करो, वरान्नि माने होता है श्रेष्ठ, बोधक माने ज्ञान को। तो क्या इसका हिंदी अनुवाद होगा, उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो। बच्चों आते हैं श्लोक संख्या 5 पर। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्न कुरु प्रजाभयो अभयम नः पशुभ्यः। सबसे पहले बच्चों हम शब्दार्थ जान लेते हैं। यतो यतः माने होता है जिस जिससे, समीह से माने चाहते हो, ततो माने उससे, नो माने हमें, अभयम माने भय रहित, कुरु माने करो, सन्न कुरु प्रजाभयो, सन्न माने हमारी, प्रजाभयो माने प्रजा का, कुरु माने करो, सन माने कल्याण, सन माने कल्याण, ना माने हमारी, कुरु माने करो, प्रजाभयो माने प्रजा का, हमारी प्रजा का कल्याण करो, अभयम ना पशुभ्या, पशुभ्या माने पशुओं को, ना माने हमारे, अभयम माने भय रहित करो। अब हम इसका पूरा जो श्लोक है इसका हिंदी अनुवाद जान लेते हैं बच्चों। यतो यतः समीह से, हे ईश्वर आप जिस जिस से चाहते हो, ततो नो अभयम कुरु उस से हमें भय रहित करो, सन्न कुरु प्रजा भयो अभयम नः पशुभ्या हमारी प्रजा का कल्याण करो, हमारे पशुओं को भय रहित करो। तो बच्चों आ गया होगा समझ में, एक बार पुनः पढ़ लीजिए। विश्वानि देव सवितः दुरतानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। हे सूर्य देवता आप हमारे संपूर्ण पापों को दूर कीजिए। यद भद्रम जो कल्याणकारी हो, तद माने उसे, ना माने हमें, आसु माने प्रदान कीजिए, उसे हमें प्रदान कीजिए। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्वित् धनम।
ईशावास्मिदम माने ईश्वर से व्याप्त है, सर्वम माने सब, यत माने जो, किंच माने कुछ, जगत्याम माने विद्यमान है, जगत माने संसार में, संसार में जो कुछ विद्यमान है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसलिए त्याग पूर्वक उसका भोग करो। माँ गृधा, लोभ मत करो, कस्विद धनम, धन किसका है अर्थात किसी का नहीं है। इसके बाद बच्चों तीसरे श्लोक पर आइए। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विद्विषावहे। एक शिष्य ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, आप हम दोनों की सहनावतु, साथ साथ रक्षा करें, सहनो भुनक्तु, साथ साथ पालन करें, सह वीर्यम करवावहे, हम साथ साथ पराक्रम पूर्ण कार्य करें, तेजस्वी नावधीतमस्तु, नावधीतमस्तु माने अध्ययन में, हम अध्ययन में तेजस्वी हों, माँ विद्विषावहे, हम में द्वेष ना हो। बच्चों आ गया होगा समझ में। चौथे श्लोक पर आइए। उत्तिष्ठत, उत्तिष्ठत माने उठो, जागृत माने जागो, प्राप्य माने प्राप्त करो, वरान्य माने श्रेष्ठ, बोधत माने ज्ञान को। उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो। इसके बाद बच्चों श्लोक संख्या 5 पर आते हैं। ये वंदना का अंतिम श्लोक है। यतो यथा समीहसे ततो नो अभयम कुरु, सन्न कुरु प्रजा भयो अभयम नः पशुभ्या। यतो यथा माने जिस जिस से, हे ईश्वर जिस जिस से, समीहसे माने चाहते हो, ततो माने उससे, नो माने हमें, अभयम माने भय रहित, कुरु माने करो, हे ईश्वर जिस जिस से चाहते हो उससे हमें भय रहित करो। सन्न कुरु प्रजा भयो, प्रजा का कल्याण करो, हमारी प्रजा का कल्याण करो। अभयम नः पशुभ्या, हमारे पशुओं को भय रहित करो। बच्चों आ गया होगा समझ में। अब बच्चों जब आप अनुवाद कर रहे होंगे इसका HW की कॉपी पे, तो किस तरह करेंगे? सबसे पहले बच्चों अनुवाद करते समय आप क्या डालते हो? संकेत डालते हो। संकेत में जो भी श्लोक आपसे पूछा जाएगा उसके प्रारंभिक कुछ शब्द और अंतिम कुछ शब्द आप क्या कर देंगे? लिख देंगे। मान लीजिए पहला श्लोक आता है कि आपको हिंदी अनुवाद करना है, तो आप संकेत में क्या करेंगे? विश्वानी लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट, और इसके बाद क्या लिख देंगे? आशु। इसके बाद बच्चों संदर्भ लिखा जाता है। संदर्भ किस प्रकार लिखेंगे? लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत श्लोक। श्लोक को बच्चों आप संस्कृत पद्यांश भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक। अब आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम हिंदी, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। हिंदी को बच्चों ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो, अंडरलाइन कर दीजिए और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड, हिंदी के संस्कृत खंड, संस्कृत खंड को भी ब्लैक पेन से लिखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। संस्कृत खंड में संकलित, वंदना नामक। अब वंदना को भी बच्चों कैसे लिखेंगे? ब्लैक पेन से लिखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। इसको उद्धरण चिन्ह हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक गहरा उद्धरण चिन्ह। तो इसको क्या करेंगे? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देंगे। वंदना नामक पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया है।
बच्चों आया समझ में संदर्भ आपको कैसे लिखना है? प्रस्तुत श्लोक की जगह आप संस्कृत पद्यांश भी लिख सकते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वंदना नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद बच्चों आप क्या डालेंगे? हिंदी अनुवाद, और जो अनुवाद मैंने अभी आपको पढ़ाया है जैसे वैसे आप क्या करेंगे? अनुवाद जो है वो लिख देंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त है। हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन बता रहा था। आज मैं आपको क्वेश्चन बता के एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा। जैसे मैंने आज का क्वेश्चन लिया एक्सरसाइज का, ये अच्छा क्वेश्चन है। 100 व्यक्तियों की कार्यशाला में 29 भारतीय महिलाओं तथा 23 भारतीय पुरुषों ने भाग लिया। स्टूडेंट्स, कोई वर्कशॉप थी जिसमें 100 लोग थे, लेकिन 100 लोगों ने भाग नहीं लिया। 100 लोगों में से 29 भारतीयों तथा 23 भारतीय पुरुषों ने भाग लिया। मतलब 100 लोगों की वर्कशॉप थी, लेकिन भाग लेने वाले 29 भारतीय महिलाएं थी और 29 भारतीय पुरुष थे। आगे बढ़ते हैं। इनमें से 4 डॉक्टर, मतलब जितने लोगों ने भाग लिया, भाग कितने लोगों ने लिया? 29 महिलाओं ने और 23 पुरुषों ने। इन लोगों में से 4 डॉक्टर हैं तथा 24 ऐसे लोग हैं जो या तो पुरुष हैं या तो डॉक्टर हैं। गोष्ठी में कोई भी विदेशी डॉक्टर नहीं है, मतलब जो भाग लिया है वो सिर्फ भारतीय लोगों ने ही भाग लिया है। तो गोष्ठी में भाग लेने वाले महिला डॉक्टर की संख्या याद कीजिए। तो यहाँ पे 2 प्रकार के लोग भाग ले रहे हैं, भारतीय महिलाएं और भारतीय पुरुष। तो मैं मान लूंगा, माना कैपिटल ए भारतीय पुरुषों का समुच्चय, भारतीय पुरुषों का समुच्चय तथा कैपिटल बी भारतीय महिलाओं का समुच्चय। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि 29 भारतीय महिलाएं हैं और 23 भारतीय पुरुष हैं। तो प्रश्नानुसार भारतीय पुरुष कितने भाग ले रहे हैं? 23, और भारतीय पुरुषों के समुच्चय को ए नाम दिया है, तो एन ए बराबर 23। महिलाएं कितनी है? 29, तो एन बी बराबर 29। 4 इनमें से ऐसे हैं जो डॉक्टर है। अब डॉक्टर स्टूडेंट्स क्या होता है? डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है, डॉक्टर लेडीज भी हो सकती है। यानी डॉक्टर का मतलब हुआ पुरुष तथा महिलाएं दोनों, है ना? और दोनों का मतलब पुरुष तथा महिलाएं, तथा का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर एन ए इंटरसेक्शन की बराबर कितना दिया है? 4। तो क्या कह रहा है? वे डॉक्टर बताइए जो सिर्फ महिलाएं हैं। तो देखिए ध्यान से इस स्थिति का बयान कैसा बनेगा। और स्टूडेंट्स, ये जो 100 है वो 100 क्या है? 100 है सार्वत्रिक समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या। यानी ये जो 100 लोग हैं वो यूनिवर्सल सेट के गणन संख्या है। यानी एन बराबर कितना है? 100। आप बताइए, इसमें कॉमन पोर्शन 4 है ना? तो ये ए सेट हो गया पुरुषों वाला और ये बी सेट हो गया महिलाओं वाला। ये पोर्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? ए माइनस बी। ये पोर्शन क्या होता है? बी माइनस ए। और ये बीच वाला पोर्शन क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी। मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन इस सवाल में एक स्थिति ये बन रही कि 4 लोग डॉक्टर हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी की गणन संख्या कितनी है? 4। लेकिन डॉक्टर तो पुरुष भी हो सकते हैं, डॉक्टर लेडीज भी हो सकती है ना? तो हमें ये तो पता नहीं कि इन 4 डॉक्टरों में से कितने पुरुष हैं और कितनी लेडीज हैं, है ना? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो 4 वाला पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब ये नहीं कि 2 लेडीज हो गई 2 जेंट्स हो गए। हमें पता नहीं 4 में से कितनी लेडीज हैं कितने जेंट्स हैं। तो मैं पार्टीशन कर दे रहा हूँ इस ए इंटरसेक्शन बी का। ये पार्टीशन, ये लाइन कीजिए। मैंने सपोज कर लिया कि इनमें एक्स पुरुष डॉक्टर है, 4 में से एक्स डॉक्टर है। डॉक्टर का मतलब क्या? मेल प्लस फीमेल बराबर डॉक्टर, है ना? तो मैंने मान लिया डॉक्टर कितने हैं? 4। मैंने मान लिया 4 में से एक्स पुरुष है, फीमेल कितने होंगे? 4 माइनस एक्स।
तो x मैंने यहाँ पर रख दिया मेल वाले समुच्चय की तरफ, और 4 माइनस एक्स को कहाँ रख दें, फीमेल वाले की तरफ। तो लिखेंगे माना उन डॉक्टरों की संख्या जो केवल पुरुष है, कितनी x। तो बताइए उन डॉक्टरों की संख्या जो महिलाएं हैं, उन डॉक्टरों की संख्या जो महिलाएं हैं वो कितनी हो जाएगी, 4 माइनस एक्स। सिंपल सी बात है। आप सवाल क्या कह रहा है, अगर मैं आपसे ये पूछूं स्टूडेंट्स कि मुझे सिर्फ उन पुरुषों की संख्या बताइए जो डॉक्टर नहीं। देखिए इसमें एक लाइन दी गई है कि 24 लोग ऐसे हैं जो या तो पुरुष हैं या तो डॉक्टर। तो हमें ये तो पता चल गया कि डॉक्टर कितने पुरुष हैं, x। अब मुझे वे लोग ढूंढने हैं जो सिर्फ पुरुष हैं, डॉक्टर नहीं है। देखिए इसमें क्या लिखा है, 24 या तो पुरुष हैं या तो डॉक्टर है। तो 24 या तो पुरुष हैं या तो डॉक्टर हैं का मतलब क्या हो गया कि हमें ये पता करना पड़ेगा कि ऐसे कितने पुरुष हैं जो डॉक्टर नहीं है। या तो पुरुष है या तो डॉक्टर है का मतलब क्या है, डॉक्टर अलग कैटेगरी हो गई, डॉक्टर में लेडीज भी हैं और जेंट्स भी है। तो मुझे सिर्फ केवल पुरुष की संख्या चाहिए, केवल पुरुष वाले व्यक्तियों की संख्या। तो बताइए केवल पुरुषों की संख्या बहुत ही सिंपल है। बताइए कुल पुरुष कितने थे, 23। ये सर्कल पूरा 23 का था। 23 में ये पोर्शन क्या निकल गया, ये पोर्शन तो लेडीज डॉक्टर 4 माइनस एक्स। अब हमारे पास पुरुष में से कितना पोर्शन है, बहुत ध्यान से देखिए। ये पूरा सर्कल तो 23 का, लेकिन 23 वाले सर्कल में कुछ डॉक्टर भी थे, उन डॉक्टरों में कुछ लेडीज भी थी। तो 23 वाले सर्कल से स्टूडेंट्स तुरंत वो वाला पोर्शन तो कम हो ही जाएगा, तो लेडीज की यानी ये पोर्शन कम हो गया। अब कैसा दिख रहा है ये सर्कल, अब ये सर्कल कुछ स्टूडेंट्स ऐसा आपको दिखेगा, ऐसा। देखिए लेडीज वाला हिस्सा मैंने हटा दिया, मैंने लेडीज डॉक्टरों को हटा दिया। तो अब हमारे पास पुरुष वाले में कितना पोर्शन बचा, ये और ये। इनमें से ये वे पुरुष है जो डॉक्टर नहीं है और ये वो पुरुष है जो डॉक्टर है। तो मैंने क्या कहा, केवल पुरुषों की संख्या, मतलब ऐसे पुरुषों की संख्या जो डॉक्टर नहीं है। तो बताइए ये कितना था, 23 में से ये x निकल जाएगा, कितना बचेगा, 23 माइनस x बचेगा। स्टूडेंट्स तो ये क्या हो गया, 23 माइनस x हो गया। ये वैन बन गया है। अब सवाल क्या कह रहा है, मैं इस सवाल को साफ कर दे रहा हूँ। 24 ऐसे लोग हैं जो या तो पुरुष हैं या तो डॉक्टर। तो प्रश्न के अनुसार क्या दिया, प्रश्नानुसार या तो पुरुषों या डॉक्टर की संख्या बराबर कितनी है, 24। मतलब उन लोगों की संख्या जो या तो पुरुष है या तो डॉक्टर है। तो केवल पुरुष कितने हैं, 23 माइनस एक्स, और प्लस और डॉक्टर कितने हैं, ये भी डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर है, ये डॉक्टर में पूरा शामिल, प्लस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स बराबर 24। स्टूडेंट ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना बचेगा, 23 और 4 27, 27 माइनस एक्स बराबर 24। तो स्टूडेंट से एक्स का मान आएगा 3, तो एक्स बराबर 3 आ गया। यानी 3 पुरुष ऐसे हैं जो डॉक्टर है ना। तो सवाल क्या पूछ रहा है, महिला डॉक्टरों की संख्या। तो महिला डॉक्टर की संख्या क्या दिख रही है, चित्र से देखिए। महिला डॉक्टर कितनी है, 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स। तो 4 माइनस एक्स की जगह 3 यानी कितना, 1 महिला डॉक्टर। ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन मैंने लिया है 10वां नंबर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के जैसा अगला एक और क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा आपको क्या कह रहा है। पहले पूरा सवाल पढ़ेंगे। 60 व्यक्तियों के एक समूह है, 60 व्यक्तियों का एक ग्रुप था। उस ग्रुप में 25 व्यक्ति समाचार पत्र H, 26 व्यक्ति समाचार पत्र T और 26 व्यक्ति समाचार पत्र I
मतलब 3 समाचार पत्र हैं HEI, 25 व्यक्ति समाचार पत्र H, 26 व्यक्ति समाचार पत्र T, 26 व्यक्ति समाचार पत्र I, 9 व्यक्ति H तथा I दोनों, 11 व्यक्ति H तथा T दोनों, 8 व्यक्ति T तथा I दोनों और 3 व्यक्ति तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। यानी स्टूडेंट्स इस सवाल में 3 प्रकार के समाचार पत्र हैं H, T और I। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल H, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो H समाचार पत्र पढ़ते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो T समाचार पत्र पढ़ते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो I समाचार पत्र पढ़ते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो H तथा I 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं H तथा T 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो T तथा I भी पढ़ते हैं तथा कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कॉमन सी बात है सभी घरों में, किसी घर में सिर्फ एक पेपर आता है, किसी घर में 2 पेपर आते हैं, किसी घर में 3 पेपर आते हैं, है ना, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। अब कम से कम और ज्यादा से ज्यादा का मतलब समझ लीजिए। जैसे लिखा हो कम से कम एक, लिखा हो अगर कम से कम एक, तो एक से शुरू करना है और फिर आगे बढ़ना है, 2 3 4 5 6 7। अगर लिखा हो अधिक से अधिक 20, अधिक से अधिक 20, तो कम से कम जितना भी हो या अधिक से अधिक जितना हो, स्टार्टिंग वहीं से करते हैं, कम से कम में आगे की ओर और अधिक से अधिक में पीछे की ओर। तो जैसे कम से कम 1 लिखा है तो 1 से शुरू करेंगे, 2 3 4 5 6, और अधिक से अधिक 20 लिखा है तो 20 से शुरू करेंगे, फिर पीछे 19 18 17। इसका एक कॉमन सा एग्जांपल है, अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही, जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे कानपुर से लखनऊ जाना है, तो मुझे कम से कम 90 रुपए चाहिए, कम से कम 90 रुपए चाहिए। तो अगर आपके पास 89 रुपीज है तो क्या आप लखनऊ पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि कंडीशन लगी कि कम से कम कितना रुपया होना चाहिए, 90। लेकिन अगर मैं कह दूं कम से कम मेरे पास तो 95 रुपए है, तो मैं आसानी से पहुंच जाऊंगा, मेरे पास 5 रुपए बच भी जाएंगे। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। जैसे हम कहते हैं कि किसी मोबाइल की अधिकतम कीमत MRP 10,000 रुपए है, अधिकतम कीमत का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस आप लोग जानते हैं। तो कोई भी मोबाइल अधिकतम 10,000 रुपए का है, इसका मतलब आप दुकानदार को 11,000 थोड़ी दे आएंगे। अधिकतम 10,000 का है तो मैक्सिमम 10,000 दे आएंगे। अगर किसी दुकानदार ने डिस्काउंट दे दिया तो आपको 9900 में भी दे सकता है। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि कम से कम कोई भी चीज हो वहीं से स्टार्टिंग करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं, और अधिक से अधिक कोई भी चीज हो वहीं से स्टार्टिंग करते हैं और कम होता जाता है। तो स्टूडेंट्स इस सवाल में कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ना चाहिए, मतलब उन व्यक्तियों की संख्या जो कम से कम एक समाचार पत्र पढ़े। तो इस सवाल में कितने समाचार पत्र हैं? H, T और I। तो कम से कम एक का मतलब या तो एक समाचार पत्र पढ़े, या तो 2 समाचार पत्र पढ़े, या तो 3, क्योंकि सवाल में सिर्फ 3 ही समाचार पत्र है। तो कम से कम एक का मतलब या तो H पढ़े, कम से कम 2 का मतलब H के साथ T भी ले लीजिएगा, और फिर क्या होगा 3। तो कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या या तो H पढ़े, या तो T पढ़े, या तो I पढ़े। तो या का मतलब यूनियन, यानी मुझे उन व्यक्तियों की संख्या निकालनी है जो H भी पढ़े, T भी पढ़े और I भी पढ़े, कम से कम एक, या तो H, या तो T, या तो I। तो स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे कि पहले नंबर में मुझे निकालना है H यूनियन T यूनियन I। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मुझे 3 समुच्चय लेने होंगे। एक समुच्चय उन व्यक्तियों का जो H न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दूसरा समुच्चय T न्यूज़पेपर वालों का, और तीसरा समुच्चय I न्यूज़पेपर वालों का। तो माना H समाचार पत्र को पढ़ने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, पढ़ने वाले व्यक्तियों का समुच्चय क्या कैपिटल ए ले लेते हैं, कैपिटल ए। T समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों का समुच्चय कैपिटल B है, और I समाचार पत्र को पढ़ने वाले व्यक्तियों का समुच्चय कैपिटल C है। तो सवाल क्या कह रहा है प्रश्नानुसार? अब सवाल को पढ़ना शुरू करें।
60 व्यक्ति फिर क्या होगा? मुझे देखिए यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ H यूनियन T यूनियन I। तो ये जो 60 व्यक्ति हैं ये यूनिवर्सल सेट के अवयवों की संख्या होगी, यानी NU बराबर 60। ये 60 कुल व्यक्ति हो गए पूरे यूनिवर्सल सेट में। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जो तीनों में से कोई भी न्यूज़पेपर ना पढ़ते हो। आप यही से जान जाइए कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या या तो H या तो T या तो I। तो हमें H यूनियन T यूनियन I तो निकालना है, तो ये नहीं हो सकता H यूनियन T यूनियन I। ये यूनिवर्सल सेट है 60 व्यक्तियों का समूह। समूह का मतलब क्या? सार्वत्रिक समुच्चय के अवयवों की संख्या NU बराबर 60 हो गया। 25 व्यक्ति समाचार पत्र H पढ़ते हैं, तो H समाचार पत्र पढ़ने वालों का समुच्चय क्या है? A। तो NA बराबर 25। अच्छा, 26 व्यक्ति समाचार पत्र T पढ़ने वालों का NB बराबर 26। और I 26, NC बराबर कितना? 26। आगे क्या कह रहा है? 9 व्यक्ति H तथा I दोनों का मतलब इंटरसेक्शन, दोनों का मतलब H भी और I भी कॉमन है। तो ये उन व्यक्तियों की संख्या जो H वालों को H न्यूज़पेपर को भी पढ़ता है और I को भी। तो H वालों का समुच्चय क्या है? A और I वालों का C। तो ये क्या हो गया? NA इंटरसेक्शन C बराबर कितना स्टूडेंट्स? 9। और 11 व्यक्ति H तथा T दोनों, तो H तथा T दोनों का मतलब A इंटरसेक्शन B, N ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर कितना स्टूडेंट्स? 8। और नहीं 11 व्यक्ति, तो यहाँ पर 11 में लिख ले रहा हूँ। आगे बढ़ते तथा 8 व्यक्ति ऐसे जो T तथा I दोनों पढ़ते हैं, तो T का है B सेट और I का है C सेट। तो NB इंटरसेक्शन C बराबर 8। और स्टूडेंट्स 3 ऐसे व्यक्ति हैं, 3 जो तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तीनों का मतलब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C और बराबर कितना? 3। अब इसका हम वैन आरेख बनाएंगे। इस स्थिति का क्या बनाएंगे? वैन आरेख बनाएंगे। अब मैं सवाल की लैंग्वेज को साफ कर देता हूँ। तो इस स्थिति का वैन आरेख कैसे बनेगा? 3 सेट हैं और तीनों में कुछ अवयव हैं। देखिए लिखा है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो हम तीनों सर्कल ऐसे बनाएंगे कि तीनों एक दूसरे को कट करेंगे। तो इस स्थिति का वैन आरेख कैसा बनेगा? ध्यान से देखिए। आप सवाल बहुत सरल है, आपको लैंग्वेज बस पढ़नी थी। तो ये यूनिवर्सल सेट U हो गया, आप जाई भी ले सकते हैं। ये हो गया A सेट, ये हो गया B और नीचे से क्या? C। ऐसे मैं आपको प्रमेय बता चुका हूँ ये। तो ये C सेट हो गया, ये A और B और ये C। अब आप ध्यान से देखिए, अब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये पोर्शन स्टूडेंट्स क्या है? ये पोर्शन A इंटरसेक्शन B है। देखिए A और B का सर्कल ये तो है, तो ये पोर्शन A इंटरसेक्शन B है, ये पोर्शन स्टूडेंट्स B इंटरसेक्शन C है और ये पोर्शन स्टूडेंट्स C इंटरसेक्शन है। ये पोर्शन क्या है? ये पोर्शन कहाँ पे मिल रहा है? तो A और B का उभयनिष्ठ पार्ट है, तो ये A इंटरसेक्शन B है। ये पोर्शन किसका उभयनिष्ठ पार्ट है? B और C का। और ये पोर्शन C और A, और ये छोटा सा जो पोर्शन है इसमें तीनों सर्कल आ रहे हैं। तो ये A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है। ये मैं आपको प्रमेय बता चुका हूँ। इस स्थिति का वैन आरेख, इस स्थिति का वैन आरेख निम्न है। तो ये मैंने वैन आरेख बना दिया। अब एक काम कर लीजिए, जब 3 सर्कल वाला वैन आरेख आ जाए तो आप काम करके सर्कल के जितने भी हिस्से उनको कुछ नंबरिंग दे दीजिए। मान लेते हैं ये जो हिस्सा है इसमें A अवयव, इसको B नाम दे दिया, इसको C, इसको D, इसको E, इसको F, इसको G। तो देखिए सारे इसको मैंने कुछ एलिमेंट्स रख दिए। यहाँ पे A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, यहाँ E, यहाँ F, यहाँ G। अब करना शुरू करिए, बहुत ही आसान काम है। NU मत देखिए, NU 60 है तो NU का मतलब इतना नहीं पूरा, तो पूरे में नहीं पता। यहाँ से शुरू करिए। NA बराबर कितना है? 25। NA बराबर 25, यानी A के अवयवों की संख्या कितनी है? 25। तो बताइए A सर्कल में कितने अवयव? ये A सर्कल है,
इस ए सर्कल में कितने अवयव दिख रहे हैं? ए बी जी एफ। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? एन को ए प्लस बी प्लस ई प्लस सॉरी ए प्लस बी प्लस जी प्लस एफ बराबर 25 समीकरण ए। अब बताइए एन बी कितना है? 26। आप बहुत ही सिंपल है, फिगर से आप देख सकते हैं। एन बी का मतलब बी में कितने अवयव आ रहे हैं? देखिए ये बी सर्कल है पूरा ये, तो बी में क्या क्या आ रहा है? बी सी डी जी सभी को ऐड कर दीजिए। तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस जी बराबर 26 समीकरण 2। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ए बी सी डी ई एफ जी का क्या निकालेंगे? मान निकालेंगे और फिर सवाल को बड़ी आसानी से लगा देंगे। और ऐसे ही सवाल में अभी आपको एक और बताऊंगा। एनसी कितना है स्टूडेंट्स? एनसी 26 है। तो आई थिंक आप देख सकते हैं तो एनसी में क्या क्या आएगा? ये सी सर्कल है, सी में क्या क्या आ रहा है? एफ जी डी ई। तो क्या लिखें? एफ प्लस जी प्लस डी प्लस ई बराबर 26। बस समीकरण बनेगा, उन समीकरणों को हल करके हमें ए बी सी डी ई एफ जी एच के क्या निकालने होंगे? मान। ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना है? 9। एंड ए इंटरसेक्शन सी बराबर 9। तो ए इंटरसेक्शन सी का मतलब ए और सी का उभयनिष्ठ पार्ट। तो ए और सी का उभयनिष्ठ पार्ट ये देख लीजिए, ए सर्कल और ये सी सर्कल है। तो ए सर्कल और सी सर्कल का उभयनिष्ठ पोर्शन ये, तो इसमें 2 आ रहे हैं एफ और जी। तो एफ प्लस जी बराबर 9। स्टूडेंट्स ये समीकरण क्या होंगे? 4। अब क्या करना है स्टूडेंट्स? एंड ए इंटरसेक्शन बी। एंड ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना दिया है? 11। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी का उभयनिष्ठ पार्ट बी प्लस जी। तो बी प्लस जी बराबर 11। ये समीकरण 5। अब क्या क्या है? बी इंटरसेक्शन सी। एंड बी इंटरसेक्शन सी बराबर 8 दिया। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब बी और सी का उभयनिष्ठ पार्ट। तो बी सर्कल ये है और सी सर्कल ये है। तो बी और सी का उभयनिष्ठ पार्ट ये बन रहा है। तो इसमें कौन कौन आ रहा है? जी और डी। तो जी प्लस डी बराबर कितना? 8। और स्टूडेंट लास्ट क्या दिया है? लास्ट दिया है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर कितना? 3। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर कितना? 3। तो बताइए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये है कितना पोर्शन है? इसमें कौन सा एलिमेंट्स आ रहा है? जी। तो स्टूडेंट जी बराबर कितना? 3। तो देखिए मुझे जी का मान 3 पता चल चुका है। अब जी का मान अगर 3 पता चल चुका है तो जी का मान यहाँ रखिए, जी का मान यहाँ रखिए, जी का मान यहाँ रखिए। आपको 3 और मान मिलेंगे। तो जी बराबर 3 किसमें रखते हैं? जी बराबर 3 समीकरण 6, समीकरण 5 तथा समीकरण 4 में रखने तथा समीकरण 4 में रखने पर रखिए। तो बताइए जब समीकरण 5 में जी की जगह कितना रखेंगे? 3। तो देखिए b प्लस 3 बराबर क्या है? तो b बराबर स्टूडेंट्स 8 आएगा ना? ये और सा सवाल है। 4 में रखिए जी की जगह कितना? 3। तो f प्लस 3 बराबर 9। f बराबर स्टूडेंट्स 6 आएगा। 4 में रखिए। अच्छा अभी मैंने 4 में पहले रख दिया है, समीकरण 6 में रख दिया है, समीकरण 5 में रखेंगे जी की जगह। पहले मैंने b निकाल लिया है और पहले मैंने स्टूडेंट समीकरण 5 में मान रख लिया है, फिर समीकरण किसमें मान रख लिया है? 4 में मान रख लिया है, अभी 6 में नहीं रखा है। तो 6 में जी की जगह कितना रखेंगे? 3। तो 3 प्लस d बराबर 8। तो d बराबर कितना? 5। तो स्टूडेंट्स d बराबर कितना आ गया? 5। तो हमें किसके कितने मान मिल गए? जी बी एफ डी। अभी बाकी है ए सी ई, है ना? ए सी ई और निकालना। तो देखिए ये क्या लिखा है हमारे पास में? आ चुका है जी, आ चुका है बी, आ चुका है एफ, आ चुका है डी, आ चुका है। तो एक काम कर लेते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ये बी डी जी, बी डी जी के मान पता है? बी डी जी के मान हम समीकरण 2 में रख देंगे तो सी पता चल जाएगा। तो बी डी जी के मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है b प्लस c प्लस d प्लस g बराबर 26। तो स्टूडेंट्स मान रखिए b का मान कितना है? b का मान 8, c का मान पता नहीं, d का मान कितना है स्टूडेंट्स? 5
जी का मान कितना 3 बराबर 26। तो 8 5 13 13 3 16, 26 में 16 घटाएंगे तो सी बराबर स्टूडेंट्स 10 आएगा। तो सी का मान भी पता चल गया। अब स्टूडेंट्स चाहिए हमें ए और ई। तो देखिए ये बी जी एफ है, देखिए बी भी है मेरे पास, जी भी है और एफ भी है। तो बी जी एफ का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखा है, a प्लस बी प्लस जी प्लस एफ बराबर 25। तो देखिए मेरे पास a नहीं है तो a मुझे निकालना है, तो a ऐसे ही रहेगा। b की जगह कितना रखना है, b स्टूडेंट्स 8, g 3 और f 6 बराबर 25। 8 3 14 14 6 20, 25 में 20 गया 5। तो ए भी आ गया, सी भी आ गया, बी भी आ गया, डी भी आ गया, एफ भी आ गया, जी भी आ गया। अब स्टूडेंट्स बचा है सिर्फ ई, और ई वाली इक्वेशन है समीकरण 3। तो समीकरण 3 में आ जाइए, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, एफ प्लस जी प्लस ई बराबर स्टूडेंट्स है 26। तो बताइए एफ का मान कितना है, एफ का मान 6, जी का मान 3, डी का मान 5 और प्लस ई पता नहीं, बराबर 26। 6 3 9 9 5 14, ई बराबर स्टूडेंट्स आएगा 12। मैंने सातों मान निकाल दिए, ए बी सी डी ई एफ जी सभी मान आ गया, ए हो गया, सी हो गया, ई हो गया, बी डी एफ जी। अब मेरे पास सभी मान आ गए तो अब सवाल को हम आसानी से लगा सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, बस सीधे सॉल्यूशन में आऊंगा। पहला पार्ट क्या पूछ रहा है कि उन व्यक्तियों की संख्या जो कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ते हैं, यानी या तो एच या तो टी या तो आई। यानी मुझे फर्स्ट पार्ट में निकालना है एन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो वैन आरेख से बताइए, वैन आरेख से एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ए बी सी पूरा हिस्सा कवर होगा। तो ए बी सी अगर पूरा हिस्सा कवर करेंगे तो कितने एलिमेंट्स आएंगे, पूरे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, सबके मान रख दीजिए। ए का मान कितना है 5, बी का मान स्टूडेंट्स 8, सी का मान स्टूडेंट्स 10 और डी का मान स्टूडेंट्स 5, ई का मान स्टूडेंट्स 12, एफ का मान 6 और जी का मान स्टूडेंट्स 3। सभी को जोड़िए, 5 8 13 13 10 23 23 और 5 28 और 12 40 40 से 46 46 3 49। 5 8 13 13 13 10 23 23 और 5 28 और 12 40 6 46 3 49। स्टूडेंट्स यहाँ पर ए का मान 8 3 11 11 6 17 और 25 में 17 के स्टूडेंट्स 8 आएगा। तो ए का मान यहाँ पर स्टूडेंट्स कितना रख दें, 8 रख दें। तो 8 8 16 16 10 26 26 और 5 31 और 12 43 43 और 6 49 49 और 3 52। तो स्टूडेंट्स 52 व्यक्ति ऐसे हैं जो यार कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ते हैं, या तो एच या तो टी या तो आई। दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा था, ठीक ठीक एक समाचार पत्र, ठीक ठीक एक समाचार पत्र। इसका मतलब केवल एच केवल टी केवल आई। ठीक का मतलब केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ एक समाचार पत्र। तो बताइए एच समाचार पत्र, केवल एच को कितने लोग पढ़ते हैं, एक। ये दो मिक्स वाले हैं, ये दो वाले हैं, बी का किसमें शामिल है, इन दोनों के कॉमन पोर्शन में। तो केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले लोग इस सर्कल में एक, इसमें सी और इसमें कितने ई। तो ठीक 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 एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या स्टूडेंट्स कितनी होगी, केवल एच को कितने लोग पढ़ रहे हैं, ए, केवल टी को सी और केवल ई को, केवल आई को ई। तो ए का मान स्टूडेंट्स 8, सी का मान स्टूडेंट्स
सी का मान स्टूडेंट्स है 10 और ई का मान है स्टूडेंट्स 12। तो 12 मान 20, 20 और 10 30। स्टूडेंट 30 व्यक्ति ऐसे हैं जो ठीक ठाक ठीक एक समाचार पत्र को पढ़ते हैं। आगे स्टूडेंट इसी से रिलेटेड मैं अगला क्वेश्चन भी आपको बताता हूँ, सेम इसी कैटेगरी का है, सेम। देखते हैं सवाल को। सो स्टूडेंट्स, इसी के जैसे मैंने एक और क्वेश्चन लिया हुआ है, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है। किसी विद्यालय की बास्केटबॉल टीम में 21, हॉकी टीम में 26 तथा फुटबॉल टीम में 29 लड़के हैं। अब यदि 14 लड़के हॉकी तथा बास्केटबॉल, 15 लड़के हॉकी तथा फुटबॉल, 12 लड़के फुटबॉल तथा बास्केटबॉल तथा 8 लड़के तीनों खेल खेलते, तो खेलने वाले कुल लड़कों की संख्या, मतलब उन लड़कों की संख्या निकालनी है जो फुटबॉल भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं, बास्केटबॉल भी खेलते हैं, यानी तीनों कुल, मतलब तीनों खेल खेलने वालों की संख्या निकालनी। यानी या तो बास्केटबॉल खेलते हो, या तो हॉकी खेलते हो, या तो फुटबॉल खेलते हो। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि 60 स्टूडेंट्स के समूह में, इसमें समूह नहीं दिया गया, इसमें अलग अलग सब कुछ दिया गया, यानी इसमें सिर्फ ये नहीं दिया गया कि एमयू कितना है, बाकी सवाल सेम। तो देखिए 3 प्रकार के खेल हैं, तो मैं बिल्कुल सिंपल सेट ये ले रहा हूँ। बास्केटबॉल की अंग्रेजी बी से, हॉकी की अंग्रेजी एच से और फुटबॉल की अंग्रेजी स्टूडेंट्स एफ से शुरू होती है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि बास्केटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों का समुच्चय बी है, हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों का समुच्चय एच है और फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों का समुच्चय एफ है। तो लिखेंगे माना बास्केटबॉल खेलने वाले लड़कों का समुच्चय, खेलने वाले लड़कों का समुच्चय। क्या ये ले रहा हूँ स्टूडेंट्स? कैपिटल ए नहीं, बास्केटबॉल है तो कैपिटल बी लिए ले रहे हैं। हॉकी खेलने वाले लड़कों के समुच्चय को मैं स्टूडेंट एच लिए ले रहा हूँ और फुटबॉल खेलने वाले लड़कों के समुच्चय को स्टूडेंट्स एफ लिए ले रहा हूँ। तो बताइए क्या क्या दिया गया, आप पढ़िए। 21 लड़के ऐसे हैं जो बास्केटबॉल खेलते हैं, यानी प्रश्नानुसार बास्केटबॉल खेलने वाले लड़कों की संख्या 21 है, तो संख्या का मतलब है बास्केटबॉल का समुच्चय बी, तो एन बी बराबर 21। हॉकी में कितने हैं? 26, तो एन एच बराबर 26। फुटबॉल में स्टूडेंट्स कितने? 29, तो एन एफ बराबर 29। आगे बढ़ते हैं। 14 लड़के हॉकी और बास्केटबॉल, तो 14 लड़के हॉकी और का मतलब इंटरसेक्शन, तो हॉकी और बास्केटबॉल यानी एच इंटरसेक्शन भी बराबर 14। आगे बढ़ते हैं। 15 लड़के हॉकी तथा फुटबॉल, तो एन एच और तथा का मतलब और फुटबॉल का मतलब एच, एफ, तो एन एच इंटरसेक्शन एफ 15। 12 लड़के फुटबॉल तथा बास्केटबॉल, तो फुटबॉल है तथा का मतलब इंटरसेक्शन और बास्केटबॉल बी 12। और 8 लड़के तीनों का मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गया? तीनों का मतलब स्टूडेंट्स हो गया एन बी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बास्केटबॉल, हॉकी और फुटबॉल। ये कितना? 3। तो क्या कह रहा है? कुल लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, खेलने वाले कुल लड़कों की संख्या। तो यहाँ पर खेल कितने प्रकार के हो रहे हैं? 3 प्रकार के। तो हमें इन लड़कों की संख्या चाहिए जो तीनों में से कोई भी एक खेलता हो, कम से कम एक खेल खेलने वालों की संख्या, यानी एन एच यूनियन बास्केटबॉल यूनियन हॉकी यूनियन फुटबॉल इक्वल क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, मुझे निकालना है बी यूनियन एच यूनियन एफ। इसको स्टूडेंट्स आप बिना लाइन लगा के भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको मैंने एक सूत्र प्रूव कराया था, याद कीजिए, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें सारी स्थिति स्पष्ट है, तो आप ABCD करके नहीं लगा सकते, लगाने की जरूरत नहीं है। आप दूसरा पार्ट भी कर सकते हैं,
जैसे मैंने पिछले सवाल में दूसरा पार्ट लिया था, दूसरा पार्ट क्या था, केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले, तो उसमें कंडीशन लगी हुई थी। इसमें क्या लगा, क्या पूछ रहा है कि कुल लड़कों की संख्या, यानी उन लड़कों की संख्या जो या तो बास्केटबॉल खेलते हो, या तो हॉकी खेलते हो, या तो फुटबॉल खेलते हो। तो हम जानते हैं, मैंने आपको एक सूत्र प्रूव कराया था, एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एन ए प्लस एन बी। मैं रिजल्ट प्रूव करा चुका हूँ, ये बिल्कुल सीधा लग जाएगा सवाल। प्लस एन सी माइनस एन ए यूनियन बी माइनस एन बी यूनियन सी, सॉरी इंटरसेक्शन, माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बताइए यहाँ पर जो मेरा सवाल है वो एबीसी में तो है नहीं, मेरा सवाल किसमें है, बी एच एफ में। तो मैं क्या करूँ, यहाँ बी रख दूँ, यहाँ पे एच रख दूँ, यहाँ पे क्या रख दूँ, एफ। तो रखिए, तो इसी प्रकार ये सूत्र कैसा कन्वर्ट होगा, अगर मैं यहाँ पे एच रखूं, बी की जगह क्या रखूं, नहीं, यहाँ पे ए की जगह बी रखें, ए की जगह बी की जगह क्या एच और सी की जगह क्या एफ। तो क्या बनेगा, एन बी यूनियन एच यूनियन एफ इक्वल क्या बनेगा, ए की जगह क्या रखना है बी की जगह क्या रखना है एच, और इसी से देखते जाइए, सी की जगह क्या एफ माइनस एन, ए की जगह बी इंटरसेक्शन बी की जगह एच माइनस बी की जगह एच इंटरसेक्शन सी की जगह एच माइनस एन सी की जगह एफ इंटरसेक्शन ए की जगह बी और प्लस एन ए की जगह बी इंटरसेक्शन बी की जगह एच और सी की जगह क्या स्टूडेंट्स एफ। यही तो सूत्र बनेगा इस स्थिति के अनुसार। तो देखिए मेरे पास सबके मान है, इसका इन सबका मान, इन सभी के मान मुझे पता है, देख लीजिए, मुझे सिर्फ इतने तो निकालना है, तो सीधे ये सूत्र लगा दीजिए। आप चाहें तो चित्र की तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया था। पीछे मैंने इस वजह से बताया था क्योंकि उसमें दो कंडीशन लगी हुई थी, इस वजह से फिगर बना के बता दिया था, इसमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं। तो स्टूडेंट बास्केटबॉल खेलने वाले कोई कितने खिलाड़ी हैं स्टूडेंट्स, बास्केटबॉल खेलने वाले 20 हैं, हॉकी खेलने वाले 29 हैं, फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट्स, फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट्स हैं 29, हॉकी टीम में 26, फुटबॉल खेलने वाले हैं 29, बास्केटबॉल तथा हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलने वाले स्टूडेंट 14, हॉकी और फुटबॉल दोनों स्टूडेंट्स खेलने वाले कितने हैं 15, और फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट्स हैं 12 और प्लस 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों खेलते हैं। तो अब इसको सॉल्व करिए, 21 और 26 47 होना 56 20 76 में 76 और 8 कितना 84 और माइनस 14 माइनस 15 माइनस 29 और माइनस 41, यहाँ पे घटा दीजिए 43, ये इसका आंसर हो गया। कुल लड़कों की संख्या कितनी आ गई 43, जो या तो बास्केटबॉल खेलते हैं, या तो हॉकी खेलते हैं, या तो फुटबॉल खेलते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.5 पर आधारित पूरे क्वेश्चन करवा दिए। एक या दो क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अब ये चैप्टर फिनिश हो चुका है स्टूडेंट्स। अब मैं अगले वीडियो में इस चैप्टर पर आधारित कुछ और क्वेश्चन भी लूंगा। थैंक यू। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ रखा है, वर्गीकरण, सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी, और हम लोगों ने पढ़ा था 5 जगत वर्गीकरण यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो किसने दिया था, व्हिटेकर नाम के वैज्ञानिक ने। और उन्होंने बेसिस क्या रखे थे उसके कि कोशिका की संरचना पहला था, तो कोशिका संरचना कैसी होनी चाहिए, कोशिका या तो प्रोकैरियोट होगी या फिर यूकैरियोट होगी। उन्होंने क्या बताया था कि प्रोकैरियोट होगी कैसी, प्रोकैरियोट का मतलब होता है जो न्यूक्लियस होगा बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज पे होगा, जो डेवलप नहीं होता है, डेफिनेट नहीं होता है किसी भी तरीके से, तो वो क्या था, प्रोकैरियोट में रख दिया उन्होंने। और यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में उन्होंने क्या रखा था, ट्यूब न्यूक्लियस, यानी जो कैसा हो, डेफिनेट हो, फुली डेवलप्ड हो, जिसके बारे
कंज्यूमर और डिकम्पोजर। यानी क्या था कि प्रोड्यूसर कौन थे? ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्लांट्स थे उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा था जो क्या कर रहा था? फोटोसिंथेसिस कर रहा था। और फोटोसिंथेसिस क्या होती है? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो फूड प्रिपेयर कर लेते हैं और भोजन बनाते हैं। इसलिए प्लांट्स कैसे होते हैं? स्वपोषी या फिर ऑटोट्रॉपिक। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्लांट्स कैसे हैं। दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी थी कि एनिमल क्या है? वो लोकोमोशन करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता है। और क्या पढ़ा था कि एनिमल्स में सेंसेशन बहुत ज्यादा होता है। ये चीजें हम लोगों ने इसके कैरेक्टर में पढ़ी थी। उसके बाद हम लोग पढ़ा था यही कि कोशिका कैसी है? प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, और जीवन की गति की दिशा। तो हम लोग बात करते हैं प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं। तो प्लांट कैसे थे? स्वपोषी थे, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना रहे थे। वो भोजन के लिए किसी अन्य पदार्थ पे या जीव पे निर्भर नहीं होते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर या फिर उत्पादक। दूसरी बात थी कंज्यूमर की। कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर होता है जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड होता है, यानी हम लोग क्या है? कंज्यूमर है, क्योंकि हम लोग किस पे डिपेंड है? प्रोड्यूसर पे, यानी प्लांट्स पे। प्लांट्स का भोजन जो होता है वही तो हम लोग खाते हैं। तो क्या हो गया? हम लोग कंज्यूमर, और जो हम लोग जो भी प्लांट्स पे डिपेंड है वो क्या हो जाएगा? कंज्यूमर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर स्टूडेंट्स क्या होता है? जो किसी भी सड़े गले पदार्थ को अपघटित कर दे, यानी खत्म कर दे और पुनः उसको कार्बनिक पदार्थों में बदल दे। तो तीन चीजें होती हैं। पहला, या तो फिर जीवधारी कैसा है? प्रोड्यूसर होना चाहिए, या फिर कंज्यूमर होना चाहिए, या फिर डिकम्पोजर होना चाहिए। तो ये तीन कैटेगरीज थी। नेक्स्ट क्या था कि उन्होंने शैवाल को तीन कैटेगरी में बांट दिया था, ठीक है। तो ये हम लोग की क्या थी? 5 जगत क्लासिफिकेशन या फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये हम लोगों ने पढ़ रखा था। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में ऐसे एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं जो कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक हम लोग को पता है कि प्रो का मीन्स क्या होता है? प्रोकैरियोट जो होता है वो 2 वर्ड मिलकर बना होता है, प्रो और कैरियोटिक। प्रो का मीन्स होता है प्रिमिटिव। प्रो का मीन्स क्या होगा? प्रिमिटिव। कैरियोटिक का मीन्स क्या होता है? कैरियन। कैरियन क्या होता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कैसा होता है? बहुत ही प्रिमिटिव होगा, या फिर एब्सेंट होगा, या फिर डेवलप हो रहा होगा, या डेफिनेट नहीं होगा। इतने सारे कैरेक्टर होते हैं मोनेरा किंगडम के। यानी एनिमल कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक इन नेचर होगा, जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते कि वो कैसा होगा? यूनिसेलुलर होगा। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? अर्नेस्ट हेगल ने कब 1894 में मोनेरा जगत की स्थापना की। किसने की? अर्नेस्ट हेगल ने 1894 में मोनेरा जगत की स्थापना की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना है। और क्या था कि जगत मोनेरा को कोपलैंड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या बताया 1956 में। इन्होंने क्या बताया था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उनके सेल्स के बेसिस पे रखा गया है। किसमें? किंगडम मोनेरा में। नेक्स्ट क्या था कि इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रखे हैं? जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। इस 4 कैटेगरी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ रखे गए? किंगडम मोनेरा में रखे गए। इनके लक्षण क्या थे? तो हम लोग को पता है प्रोकैरियोटिक सेल में क्या कैरेक्टर होते हैं। सेम वही कैरेक्टर कहाँ होंगे? किंगडम मोनेरा में। तो पहला कैरेक्टर क्या है? सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते हैं और एक कोशिकीय होते हैं। अब एक कोशिकीय तभी सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देंगे। अगर एक कोशिकीय एनिमल नहीं है या ऑर्गेनिज्म नहीं है तो फिर वो हमें ऐसे ही दिखाई दे जाता है। अगर एक कोशिकीय तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की। नेक्स्ट है केंद्र के स्थान पर केंद्रकार, यानी क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट इंग्लिश तो था नहीं, तो यहाँ पर एक केंद्रकार मतलब केंद्र जैसे स्ट्रक्चर की एक संरचना देखी गई, लेकिन वो कैसी थी? डेवलप नहीं की, इसलिए उसको केंद्रकार कहा गया। नेक्स्ट है हिस्टोन प्रोटीन केंद्रिका नहीं पाई जाती। हिस्टोन प्रोटीन क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में क्यों पाई जाती है? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसका न्यूक्लियस होता है वो फुली डेवलप्ड होता है और
किंगडम मोनेरा है, यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा है, एसेक्सुअल टाइप का, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है गति कशाप द्वारा। कशाप क्या होता है, फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो वो क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब वो कहीं भी आ जा सकता है किसके थ्रू, फ्लैजेला के थ्रू। फ्लैजेला एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे होता है और वो ऐसे विप करता रहता है कहीं भी, जैसे पानी में एनिमल, तो उसको क्या करेगा, वो विप करेगा ऐसे ऐसे और वो एनिमल क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम में सीलिया पाए जाते हैं, यूग्लिना में फ्लैजेला पाया जाता है। तो जब वो ऐसे हिलता है तो क्या है, जैसे अगर वो ऐसे मूव करेगा तो एनिमल उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। तो कैसा होगा लोकोमोशन, फ्लैजेला के थ्रू। नेक्स्ट है वास्तविक रिक्तिका अनुपस्थित। यूकेरियोटिक सेल में वैक्यूल पाई जाती है जो क्या करती है, फूड को स्टोर करती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी वैक्यूल नहीं पाई जा रही। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा, मोनेरा किंगडम का वर्गीकरण। तो मोनेरा किंगडम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिवीजन 1 और डिवीजन 2, जिसमें से डिवीजन 1 में क्या रखा गया है, यू बैक्टीरिया, और डिवीजन 2 में क्या रखा गया है, आर्की बैक्टीरिया। ये डिवाइड किया गया था इनको 2 पार्ट्स में, जिसमें से डिवीजन 1 जो है फिर से डिवाइड होता है और 3 पार्ट्स में डिवाइड होकर पहला क्या है, ट्रू बैक्टीरिया और बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया भी इसमें रखे गए हैं और बैक्टीरिया भी रखे गए हैं। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ पर क्या रखे गए हैं, पहले में ट्रू बैक्टीरिया और बैक्टीरिया, नेक्स्ट क्या था, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी रखी गई है। नेक्स्ट क्या है, माइकोप्लाज्मा। 3 कैटेगरी में इसको फिर से डिवाइड किया है, किसको, डिवीजन फर्स्ट को। मोनेरा कैटेगरी को 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया। डिवीजन फर्स्ट इज कॉल्ड यू बैक्टीरिया, डिवीजन 2 is called Archaebacteria. Division 1 is again divided into 3 parts: true bacteria or bacteria, cyanobacteria और blue green algae. Next है mycoplasma. So students एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि किंगडम मोनेरा में कौन से एनिमल रखे गए हैं जो यूनिसेलुलर या फिर प्रोकैरियोटिक इन नेचर है। प्रोकैरियोट क्या होता है, जिनका न्यूक्लियस होता है वो डेवलप नहीं होता है, एब्सेंट होता है या फिर प्रिमिटिव स्टेज में होता है। और अर्नेस्ट हेगल ने 1894 में मोनेरा जगत की स्थापना की, किसकी, किंगडम मोनेरा की, किसने, अर्नेस्ट हेगल ने 1894 में। नेक्स्ट था कि कोपलैंड ने 1956 में क्या किया था, उन जीवधारियों को अलग किया था जो प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर रखते थे और मोनेरा जो था उसको उसमें रख दिया। इसमें से कौन कौन जीवधारी, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इस तरह के जो भी कैटेगरी के एनिमल या ऑर्गेनिज्म पाए गए उन्होंने इसमें रख दिए किंगडम मोनेरा में। इनकी विशेषताएं क्या थी, एज इट इज जैसी प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है, जैसे कि सूक्ष्मदर्शी और एककोषी। तो सूक्ष्मदर्शी दिखाई देते हैं क्योंकि ये यूनिसेलुलर कैटेगरी में रखे गए हैं, यानी ये एक सेल से बने होते हैं। नेक्स्ट केंद्र के स्थान पर केंद्रकार, केंद्र यहाँ पर डेफिनेट नहीं होता है तो केंद्रकार जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। नेक्स्ट हिस्टोन प्रोटीन केंद्र पर नहीं पाई जाती है, जैसा मैंने अभी बताया कि यूकेरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है फुली डेवलप होता है, तो वहां पर जब डीएनए होता है तो हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड अप होता है। बट यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है तो हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाई जाएगी और केंद्रिका भी एब्सेंट होती है। नेक्स्ट था कि राइबोसोम जो 70S टाइप का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप की कैटेगरी का होता है, यूकेरियोटिक का होता है 80S टाइप का, और जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल होता है। फिर हम लोग बात करते हैं किंगडम मोनेरा क्लासिफिकेशन की, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट डिवीजन इज कॉल्ड यू बैक्टीरिया, सेकंड डिवीजन इज कॉल्ड आर्कीबैक्टीरिया, और डिवीजन फर्स्ट